निरुपमा जी जैसे ही अपनी अलमारी खोली तो एक बार फिर उनकी त्योरियां चढ़ गई। अपने कमरे से ही जोर से पुकार उठी, सुकृति, सुकृति। जी दादी। कहाँ थी? पुकारते पुकारते मेरा गला सूख गया। लेकिन तुम लोगों को तो बातों से फुर्सत नहीं, कान से मोबाइल चिपका ही रहता है। क्या काम है जल्दी बताइए, कल मेरा पेपर है। तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरी अलमारी की सफाई करके ठीक से लगा दो। नहीं करना है तो साफ मना कर दो। हम रोज रोज तुमसे क्यों कहें? मुझे आंखों से नहीं दिखाई देता इसलिए कहना पड़ता है, नहीं तो मुझे तुम लोगों से भला क्या काम। सुकृति भुनभुनाते हुए मन ही मन बोली, हो गया छुट्टी का कबाड़ा। एक एक रुपया गिनवाएंगी, एक एक डब्बी और रेशमी थैली से जेवर निकाल निकाल कर देखेंगी। घंटों का राग हो गया है। उसके बाद सुजाता बुआ की तारीफ के कसीदे काढ़ेंगी। क्या बड़बड़ा रही हो? मुझे ऊंचा सुनाई पड़ने लगा है ना, इसलिए तुम रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। मैं खुद ही जैसा बनेगा वैसे ठीक कर लूंगी। पढ़े होते तो आज तुम लोगों का मुंह ना देखना पड़ता। क्या करूं, गिनती ही भूल जाती हूँ। सुजाता ने कितना तो सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही अच्छी तरह सीख नहीं पाई। दादी बुआ आने वाली है, उन्हीं से ठीक करवा लेना। कब आ रही है सुजाता? मुझे कौन बताने वाला है? यहाँ आकर ठीक से बताओ। पापा मम्मी से कुछ बात कर रहे थे, मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम। अनुपमा रसोई में नाश्ता बना रही थी, साथ ही दादी पोती की बातें भी सुन रही थी। वह अम्मा जी की आदत से परिचित थी। निरुपमा जी उम्र दराज महिला हैं, 80 वर्ष के आसपास उनकी उम्र होगी। जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। अपनी जवानी में सोने के जेवरों से लदी रहती थी। पति असमय अकेला छोड़ गए थे। जमीन जायदाद सब परिवार के लोगों ने हड़प ली थी। तब उसी सोने की मदद से अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। फिर बेटी की शादी निपटाई। बेटे संजीव को साड़ियों का कारोबार करने के लिए पूंजी दी। अब भी 2-4 पुराने कलात्मक जेवर उनकी अलमारी के अंदर ताले में बंद है। पहले राजकुमारी फिर रानी जैसा जीवन बिताने वाली निरुपमा जी ने बहुत तंगहाली के दिन भी देखे हैं। इसीलिए उनके मन में पैसे के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मोह हो गया है। वे शरीर से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं, कमर झुक गई है, छड़ी लेकर भी दूसरों के सहारे से ही चल पाती हैं। अपने दैनिक कार्यों के लिए बहू अनुपमा या आया पर आश्रित हैं। अपनी मजबूर अवस्था के कारण ही मन कुंठित रहती हैं, इसीलिए बात बात पर चिड़चिड़ाती रहती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मन में वहम पाल बैठी हैं कि बहू अनुपमा उनका जेवर रुपया चुरा लेगी, इसीलिए हर समय खींचती रहती हैं। बेटी सुजाता के पति मदन जी शादी के समय शिक्षा विभाग में क्लर्क थे, अब वे अफसर बन गए हैं। परंतु नौकरी में आमदनी तो सीमित ही होती है। रिंकी व पिंकी 2 बेटियां हैं, दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। भाई बहन आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। संजीव यथासंभव बहन को उपहार आदि देता रहता है, परंतु निरुपमा जी बहू अनुपमा की खुशहाली और समृद्धि देखकर मन ही मन कुढ़ती रहती हैं। बेटा संजीव बचपन से ही दोहरे बदन का था। छोटा था तभी पोलियो ने उसका एक पैर खराब कर दिया था, इसीलिए वह हल्का लंगड़ाकर चलता था। इसी कारण से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उस समय निरुपमा जी की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। अंत में मजबूरी वश निरुपमा जी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर पक्के सांवले रंग की अनुपमा के साथ बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया था, परंतु उसे बहू का सम्मान आज तक न दे पाई थी। अब संजीव साड़ियों का सफल व्यापारी है। उसकी वाकपटुता और कड़ी मेहनत से कारोबार दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। बहू अनुपमा साधारण मध्य परिवार से है। वह संस्कार संपन्न कुशल गृहिणी है।
वह निरुपमा जी की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखती है, उनका पूरा सम्मान करती है। सब ठीक सा ही रहता है, लेकिन बेटी सुजाता के आते ही सब गड़बड़ हो जाता है। निरुपमा जी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। लगभग 20 दिन बाद बेटी सुजाता उनसे मिलने आई थी। बेटी को देखकर निरुपमा जी का दिमाग 7वें आसमान पर था। अनुपमा ने नाश्ते में चीला बनाया था। देख लिया सुजाता, बहू ने कितना मोटा चीला बनाया है। मैं ऐसा बनाती तो मेरी सास मेरे मुंह पर मार देती। हमें तो पेट भरना है, कच्चा पक्का जो मिले वही चुपचाप खा लेती हूँ। अम्मा, इतना करारा तो चीला है, लीजिए आप मेरा वाला ले लीजिए। चटनी कितनी टेस्टी बनाई है भाभी ने। फिर वह अम्मा की बात को दबाने के लिए बोली, वाह भाभी, मज़ा आ गया। अम्मा आप धीरे बोलिए, भाभी सुनेंगी तो उन्हें कितना खराब लगेगा। मुझे तुम्हारी भाभी का डर थोड़े ही है, तू क्या समझे। मैं तो जानबूझकर चिल्लाकर बोलती हूँ जिससे उसके मन में मेरा डर बना रहे। अम्मा आप तो जाने किस जमाने में जी रही हैं। बहू को भी बेटी की तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यार की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वह तो अपनों को छोड़कर दूसरे घर में आई होती है। रहने दे, मुझे मत सिखा, मैं तो वैसे ही मुंह बंद करके रहती हूँ। सुजाता, तुम भी बदल गई हो, अब तुम्हें भी हर समय अम्मा में ही खोट नज़र आती है। सुजाता अपनी अम्मा के क्रोध को जानती हुई चुप हो गई। वह अनुपमा भाभी का हाथ बटाने रसोई में चली गई। अनुपमा के लिए कुछ नया नहीं था, वो अम्मा जी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी। जब तक सुजाता जी रहेंगी, अम्मा जी इसी तरह बात बात में उस पर तीर चलाती रहेंगी। वह रोज की तरह आई ड्रॉप लेकर अम्मा जी की आंखों में डालने के लिए ले आई। अम्मा जी, आँख खोलिए, दवा डाल दूँ। तुम बेकार ही परेशान होती हो, तुम्हें तो 10 काम हैं। गुड़िया डाल देती। प्यार से वे सुजाता को गुड़िया कहती थी। अम्मा जी, उन्हें क्या पता है कि किस समय कौन सी दवा डालनी है। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, लो डाल लो। शाम को संजीव को जल्दी आया हुआ देख निरुपमा जी बोली, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है। हाँ अम्मा, हमने सोचा सुजाता आई है, इन्हें मोहनलाल की चाट खिला दे और हजरतगंज से शॉपिंग करवा दे। और अम्मा, आपको आँख से अब साफ दिख रहा है, अब तो चश्मा भी आपका बनकर कल आ जाएगा। नहीं बेटा, धुंधला धुंधला ही दिखता है। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि माताजी की आँख की रोशनी बहुत अच्छी आई है। तुम उन्हीं की बात मानो, हमारा क्या है। निरुपमा जी ने नाराज़गी दिखाते हुए मुंह फेर कर करवट ले ली। संजीव लड़ियाते हुए अम्मा का पैर दबाते हुए बोला, मेरी अच्छी अम्मा, आप नाराज़ मत हुआ करो। संजीव ने बहन सुजाता को आवाज़ दी, सुजाता जल्दी आओ। सुजाता और अनुपमा दोनों तैयार होकर आ गई। निरुपमा जी ने कनखियों से उन लोगों पर निगाह मार ली थी। सुकृति कहाँ है? अनुपमा बोली, वह कह रही है मुझे पढ़ना है। ठीक है, वह अम्मा के पास रहेगी, इसी कमरे में पढ़ेगी। जी अच्छा। अनुपमा बोली, अम्मा आपके लिए कुछ लाना है तो बता दीजिए। ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों के जाते ही सुकृति दादी के कमरे में आ गई। निरुपमा जी ने सुकृति से टीवी चलाने को कहा और आराम से सीरियल का आनंद उठाने लगी। दादी, आप तो कह रही थी कि मुझे धुंधला दिखता है, फिर टीवी कैसे देख रही हैं? सुकृति की बात अनसुनी करके निरुपमा जी दत्तचित्त होकर टीवी में मगन रहीं। थोड़े समय बाद बाहर से हंसती खिलखिलाती सुजाता अनुपमा के आने की आहट सुनते ही उन्होंने आंख लग जाने का अभिनय किया। जम्हाई लेते हुए घड़ी पर निगाह डालते हुए बोली, कितने बज गए? बड़ी जल्दी आ गई, सारा बाजार ही खरीद लाई क्या? सुजाता प्रसन्न मन से बोली, भैया भाभी माने ही नहीं, 5 साड़ियाँ तो मुझे ही दिला दी। रिंकी पिंकी के लिए जीन्स टॉप और मदन जी के लिए भी सूट दिलवा दिया। निरुपमा जी धीरे से बोली, महारानी जी ने अपने लिए कितनी साड़ियाँ लाई हैं? अम्मा तुम भी, भाभी ने तो अपने लिए एक भी नहीं ली है। भैया इतना कहते रहे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मेरे पास बहुत सारी नहीं रखी है, मैं अभी नहीं लूँगी। कुछ नहीं, तुम्हारे सामने दिखावा कर रही थी।
अम्मा तुम कब समझोगी कि भाभी बहुत अच्छी हैं। तुम्हें क्या मालूम, रोज एक नई साड़ी पहनती है। अम्मा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर रहती है। सुजाता अब बस भी करो, आज तुम्हारा भाभी पुराण कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मेरी आंखों का ऑपरेशन हुए पूरे 20 दिन हो गए, तुम मुझे देखने तक नहीं आई। अम्मा हम तो आ रहे थे, लेकिन भैया ने कहा कि सुजाता हफ्ते भर बाद आना, तब सुकृति के सेमेस्टर हो चुके होंगे। ऑपरेशन जैसा कुछ नहीं है, केवल लेंस बदल दिया गया है। अम्मा बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, संजीव को तो अम्मा ठीक ही लगती है। सुबह शाम तुम्हारा इंतज़ार करती रही कि सुजाता अब आ रही है, अब आ रही है। मन की बात कहती तो कहती किससे? अम्मा कोई परेशानी हो तो बताओ, क्या भाभी आपका ध्यान नहीं रखती? कुछ नहीं बिटिया, तुमसे 4 घड़ी दिल की बात कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। बहू को दिन भर घर के कामों से और फिर घूमना फिरना व किटी पार्टियों से भला फुर्सत कहाँ रहती है। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करती, मुझे वो शुरू से पसंद नहीं है। सुकृति का पढ़ाई, ट्यूशन, कॉलेज, मोबाइल और लैपटॉप से समय ही नहीं बचता। संजीव कभी 2 घड़ी पास में खड़ा हो जाता है। अम्मा कैसी हो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ। 5-10 हज़ार की गड्डी हाथ में पकड़ा देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम रुपयों का क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे हाथ पर रख देंगे, और सब खर्च ये लोग करते ही हैं। इसीलिए अकेलापन बहुत लगता है। इतना बड़ा दिन काटे नहीं कटता। हाँ अम्मा, आप सही कह रही हो। मैं भी दिन भर घर में अकेली ही रहती हूँ। ये दिन भर ऑफिस में रहते हैं। रिंकी और पिंकी को कॉलेज और ऑफिस से फुर्सत ही नहीं रहती। घर में रहती हैं तो लैपटॉप और मोबाइल से चिपकी रहती हैं। बस ये है कि घर के कामों में मेरा दिन बीत जाता है। सुजाता, जब मेरा शरीर चलता था तो मुझे भी पता नहीं चलता था। महीनों से सुकृति से कह रही हूँ, मेरी अलमारी की साफ सफाई करके ठीक से लगा दो, लेकिन वह क्यों सुने। बहू ने ही सिखा पढ़ा दिया होगा, नहीं तो वो पहले ऐसे नहीं थी। एक बार कहने में ही तुरंत कर देती थी। एक एक काम के लिए सबकी खुशामद करनी पड़ती है। अम्मा कल सुबह हम आपकी अलमारी की सफाई कर देंगे। आप छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत हुआ करो। आपको अब क्या करना है, सब कुछ अनुपमा भाभी को सौंप दो और निश्चिंत होकर रहो। भैया अच्छा कमा रहे हैं, भाभी आपका पूरा ध्यान रखती ही हैं। सुकृति तो बच्ची है, मेरी भी बेटियां हर काम से जान बचाती हैं। देखो गुड़िया, हर समय भैया भाभी मत किया करो। अभी जाने कितनी लंबी ज़िंदगी बाकी है। इन जेवरों के लालच में कम से कम 2 वक्त इज्जत से 2 रोटी तो मिल जाती है। मन ही मन सुजाता ने सोचा, इनको समझाना बहुत कठिन है। छोड़ो अम्मा, सो जाओ, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। गुड़िया, तुम 2 दिनों के लिए ही क्यों आई? कल भर रहोगी, परसों सुबह जाने को कह रही हो। अम्मा, बेटियों को घर पर अकेले छोड़ने में डर लगता है ना। हाँ ये बात तो है, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। अगली सुबह निरुपमा जी मुंह अंधेरे ही सुजाता की जागने का इंतज़ार कर रही थी। गुड़िया, गुड़िया मेरी अलमारी अभी ठीक करोगी? सुजाता झुंझलाकर बोली। अरे अम्मा, सारा दिन पड़ा है, मैं कर दूंगी ना। आप अभी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। निरुपमा जी रजाई से मुंह ढककर जाप करने लगी। उनिंदी सुजाता अपनी अम्मा के बारे में सोचने लगी कि एक समय अम्मा कितनी सुंदर और सक्रिय थी। अब झुर्रीदार चेहरा, झुकी हुई कमर, छड़ी का सहारा, उनकी जर्जर काया, कान से ऊंचा सुनना, आंखों से कम दिखाई देना, लेकिन इस हालत में भी अपनी अलमारी के लिए आज भी उसी मोहजाल में फंसी हुई हैं। ये भी क्या विडंबना है। शरीर तो साथ छोड़ जाता है, परंतु मन संसार की छोटी छोटी चीज़ों में उलझा और जकड़ा रहता है। वो अलसाई सी बिस्तर पर लेटी थी, तभी सुकृति आई और बोली, बुआ आज शाम को थिएटर में बहुत बढ़िया नाटक है, मैंने 2 टिकटें मंगा ली हैं। शाम 5 बजे का शो है, आप तैयार रहना, मैं और आप चलेंगे। सुकृति, छोड़ो भी थिएटर वगैरह, थोड़ी देर तुम सबके साथ बैठोगी, कल तो मुझे जाना ही है। सुकृति बुआ के गले से लिपट कर बोली, बुआ प्लीज़ चलो ना, मेरा एक बार थिएटर देखने का बहुत मन है।
मम्मी पापा तो कभी जाते नहीं। सुजाता चुप ही रही। मेरी अच्छी बुआ, तो फिर शाम का प्रोग्राम पक्का रहा ना? वो बाहर से दौड़ती हुई फिर लौट कर आई और फुसफुसाकर बोली, बुआ दादी की अलमारी दोपहर में ज़रूर ठीक कर देना। मुझसे बहुत दिन से कह रही हैं। मुझे ये काम बहुत बोरिंग लगता है। सुजाता सुकृति को प्यार से निहारती रही। आज सुकृति में उसे अपना बचपन दिखाई पड़ रहा था। अनुपमा सुबह निरुपमा जी को नहला रही थी। तभी उनकी निगाह उसके मेहंदी रचे हाथों पर पड़ी। वे चौंक कर बोली, अरे ये मेहंदी कब रचा ली? बड़ा गहरा रंग आया है। कल रात बिग बाजार में मेहंदी लगाने वाली बैठी थी। जीजी का मन था तो उन्हीं की जिद पर हमने भी लगवा ली। सुबह का नाश्ता पानी निपट गया था। संजीव अपनी दुकान चले गए थे। सुकृति सुबह ही कॉलेज जा चुकी थी। अनुपमा किचन में लंच की तैयारी में लगी थी। तभी सुजाता अम्मा के पास आई, बोली, चलो अम्मा, आपकी अलमारी की सफाई करके ठीक से सेट कर दूँ। कर दो तो बहुत ही अच्छा है। हमसे तो अब कुछ होता नहीं है। ना जाने कब बुलावा आ जाए। अम्मा, हर समय इस तरह की बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। 7 पर्दों वाले पर्स से एक कई जेबों के अंदर से उन्होंने चाबी निकाल कर दी। अलमारी खोलते ही सुजाता चौंक गई। आज भी अम्मा अनुपमा भाभी की शादी वाले जेवर अपनी अलमारी में ही रखे हुए थी। सब कुछ व्यवस्थित और साफ सुथरे ढंग से रखा हुआ था। अम्मा हमेशा से सफाई पसंद स्वभाव की थी। कई डब्बों में नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थी जिन पर चिट लगी हुई थी, परंतु फिर भी उन्हें फिर से गिनवा कर सुकृति की विश्वसनीयता को परखना चाह रही थी। अम्मा की इस हरकत से सुजाता का मन भी खट्टा हो गया था। अम्मा, भाभी के जेवर आपके पास आज भी रखे हुए हैं। आप उनकी चीज़ उन्हें देती क्यों नहीं? क्या हम पहन लेंगे? उन्होंने एक मखमली डब्बे से हथफुल निकाले। पुराने जमाने के कुंदन के हथफुल बहुत ही खूबसूरत थे। सुजाता बोल पड़ी, अम्मा ये हथफुल आप किसको देंगी? गुड़िया, तुम चुपचाप इसे आज ही अपने साथ ले जाओ। मेरे मरने के बाद ये लोग तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। तभी हड़बड़ी में एक डब्बा उठाकर बोली, गुड़िया पहले हमारे इस डब्बे के रुपए गिन कर बताओ। हमें लग रहा है कि सुकृति ने इसमें से कुछ रुपए निकाल लिए हैं। हमें खूब याद है कि संजीव ने हमें पूरे 8,000 रुपये गिन कर दिए थे। अम्मा, आप भी गजब करती हैं। सुकृति पर शक करती हैं। इसमें तो 8,500 रुपये हैं। गुड़िया, हम तो गिन नहीं पाते। जब सुकृति से गिनवाते हैं तो लगता है उसने 2-4 नोट निकाल लिए होंगे। सुजाता गुस्से से फट पड़ी थी। अम्मा, आपका तो दिमाग खराब हो गया है। अपनी ही पोती पर चोरी का शक कर रही हो। रुपए भी भैया के ही दिए हुए हैं, तो भी आप ऐसा कैसे सोच सकती हो? लो संभालो अपनी अलमारी। अब आप मुझ पर भी शक करना कि सुजाता ने मेरा कोई जेवर और रुपया चुरा लिया है। निरुपमा जी सिटपिटाकर बोली, ना बिटिया ना, तुम नाराज़ ना हो। लो ये चंपाकली तुम चुपचाप अपने पास संभाल कर रख लो। ना भैया को बताना, ना अपनी भाभी को। इसके बारे में तो संजीव को भी नहीं मालूम है। बड़े चाव से रखा हुआ था कि संजीव की बहू को दूंगी, लेकिन इससे तो मेरा मन नहीं मिलता। इसकी तो सूरत से ही मुझे चिढ़ है। लो ये 10,000 रुपये भी तुम ही रख लो। मेरा अब क्या भरोसा कि मैं कितने दिन रहूं? मैं इन सबको जानती हूँ, सब दिखावा करते हैं। मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई एक चुटकी नमक भी ना देगा। अम्मा, आप अच्छी तरह समझ लीजिए, मुझे कोई कुछ दे या ना दे, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मुझे केवल भैया और भाभी का प्यार चाहिए, वही मेरे लिए सब कुछ है। उसी समय अनुपमा भाभी की परछाई दिखी और आहट हुई, मानो वे कमरे के बाहर से उन लोगों की बातें सुन रही थी। अम्मा, मेरी बात ध्यान से सुन लो कि यदि आप चाहती हैं कि मैं आपके पास आती रहूं तो आज आपको मेरी एक बात माननी ही होगी। आज और अभी अनुपमा भाभी को अपनी अलमारी की चाबी सौंपनी होगी। तुम तो मुझे धमकी सी दे रही हो। वे आपको बच्चों की तरह नहलाती धुलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, समय समय पर आपको शौच दवा दारू खाना पीना वे क्या नहीं करती, और आप है कि उनको जलील करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती हैं। गैरों की तरह अंट शंट बोलती हैं।
मेरे बक्से से रुपए निकाल लिए, मेरे चांदी के बर्तन चुरा लिए। आपकी उलझुल बातों से मैं 2 दिन में ही तंग हो जाती हूँ। भाभी जाने कैसे बर्दाश्त करती हैं। आपको तो याद ही होगा, जब मेरी सास ने मुझे जेवर नहीं दिए थे तो आप कैसे चीख चीख कर लड़ने को तैयार थी। मेरी बेटी के जेवर वे कैसे अपने पास रख सकती हैं। मैं समधन जी से बात करूंगी। वह तो मैंने मना न किया होता तो अवश्य ही उसी दिन से आप लोगों से मेरा नाता टूट गया होता। वह तो भाभी सीधी और समझदार है, इसीलिए सब सह लेती हैं। मैं तो शायद कभी ना कर पाती। ये कहकर सुजाता तेजी से कमरे से बाहर निकल गई थी। निरुपमा जी की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उनको सुजाता की बातें अक्षरशः सच लग रही थी। उनकी बेटी ने आज उन्हें ही आईना दिखा दिया था। वे पशुपेश में थी, परंतु उनका अहम उनके आड़े आ रहा था। आज मन ही मन वे सोचने को मजबूर हो गई थी कि क्या वे अपनी सास के द्वारा किए हुए दुर्व्यवहार का अपनी बहू से बदला ले रही थी। अपने व्यवहार से वे इतिहास की पुनरावृत्ति कर रही थी। ड्राइंग रूम से बहू अनुपमा, सुजाता और सुकृति की हंसी मजाक की आवाज़ें बीच बीच में ठहाके उनके कानों से टकरा रहे थे। घंटों वे अनिश्चय की स्थिति में सन्न सी बैठी रहीं। फिर उनकी आंखों के सामने अनुपमा बहू की प्यार भरी सहमी सी चितवन घूमने लगी। उन्होंने चाहे कितना भी डांटा फटकारा हो, परंतु अनुपमा के चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आई थी। हर क्षण जी अम्मा जी कहकर हाजिर रहती थी। वे स्वयं कितनी मूढ़ थी, अपने खुशनुमा पलों को कुड़-कुड़ कर गुजारती रहीं। यह तो अच्छा हुआ कि सुजाता की धमकी से उनकी आंखें खुल गई। आज वे अपनी गलतियों का प्रतिकार तो कर सकती हैं। उनकी आंखों में उनके निश्चय की अनोखी चमक थी। उत्तेजनावश वे स्वयं छड़ी के सहारे उठ खड़ी हुईं। 2-4 कदम वे चल भी ली थीं। छड़ी की खटखट सुनते ही अनुपमा भागती हुई आई। सुजाता और सुकृति उसके पीछे पीछे आ गई। अम्मा जी, क्या बात है, आप घंटी बजा देती। कमरे में पड़ी पड़ी उदास हो रही थी तो सोचा सबके साथ टीवी देखूं। अकेले देखने में कहाँ अच्छा लगता है। फिर रुककर बोली, और आज सब्जी क्या बनाएंगी। अम्मा जी, आलू और हरा सीताफल बना रही हूँ। अच्छा, तो यही चाकू के साथ दे दे। टीवी देखते देखते जितना हो सकेगा छील काट दूंगी। ठीक कर लेना अगर छोटे बड़े टुकड़े हो जाए। तूने तो वर्षों से काम ही नहीं करने दिया। अनुपमा बहुत चक्की सी खड़ी थी कि अम्मा ने फिर आवाज दी, और सुन बहू, ये अलमारी की चाबी तू रख। इतने पैसे जेवर मुझसे नहीं संभाले जाते। तू जाने और तेरा काम जाने। फिर सुजाता की ओर मुंह करके बोली, और गुड़िया, जरा वे साड़ियाँ तो दिखा जो बहू ने तुझे दिलाई। उसकी पसंद तो लाजवाब है। मुझे भी तो देखने दे। अब पहन तो नहीं सकती, पर अम्मा बोलती रही और अनुपमा व सुजाता मुंह खोले उन्हें देखती रही कि अम्मा के अंदर इतना बदलाव कैसे हो गया। वे मन ही मन बहुत खुश होती हैं अम्मा के बदले चरित्र को देखकर। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है अहम। मिस्टर वर्मा के घर आज काफ़ी चहल पहल है। उनका बेटा मयंक अपनी पत्नी सारिका को अपने साथ दिल्ली लेकर जा रहा है। सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। सामान भी एक एक करके गाड़ी में रखा जा रहा है। कभी मयंक का सूटकेस तो कभी सारिका का बैग। मिसेस वर्मा ने गृहस्थी के लिए ज़रूरी कुछ चीज़ें भी उनके साथ रख दी हैं। मिसेस वर्मा काम करते करते बीच बीच में सारिका को गृहस्थी के बारे में समझाती जा रही हैं। नया शहर है, ध्यान से रहना, मयंक का ख्याल रखना। मिसेस वर्मा ने सारिका को अचार की बरनी पकड़ाते हुए कहा। ऐसे ही और ना जाने कितने लेकिन ज़रूरी सुझाव मिसेस वर्मा अपनी बहू को दिए जा रही हैं। ट्रेन में किसी से कुछ लेना नहीं, पहुँचते ही फ़ोन करना। दोनों प्यार से रहना, छोटा मोटा झगड़ा हो जाए तो जल्दी सुलह कर लेना। अब दोनों अकेले हो, एक दूसरे का ख्याल रखना, और हाँ, जल्दी ही खुशखबरी सुनाना। मिसेस वर्मा बहू के सिर पर प्यार से हाथ फिराती हुई बोली। मिसेस शर्मा की बेटी टीना
भी माँ और भाभी के साथ काम में हाथ बटा रही हैं, लेकिन उसके काम करने के ढंग से स्पष्ट मालूम हो रहा है कि उसका ध्यान काम में ना होकर कहीं दूसरी जगह है। काम करते हुए बार बार कोई ना कोई गड़बड़ उससे हो ही जाती। तभी कुछ सामान ले जाते हुए टीना गैलरी में रखे फूलदान से टकरा गई और फूलदान धम्म की आवाज़ करता हुआ जमीन पर बिखर गया। टीना, तेरा ध्यान किधर है? मिसेस वर्मा चिल्लाईं। जाकर सोफे पर बैठ, तेरे हेल्प करने से तो अच्छा है मैं अकेले ही सब कर लूँ। मिसेस वर्मा सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली। टीना का तो मन वैसे भी काम में नहीं था, इसे अच्छा और क्या है। वो जाकर सोफे पर बैठ गई। उसका मन अतीत की स्मृतियों में खोता जा रहा है और बैकग्राउंड में ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी। सुबह सुबह नुकसान कर दिया, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। मम्मी का म्यूज़िक जारी है। सारिका और टीना पहली बार एक शादी में मिली थी। सारिका और टीना हम उम्र थी, इसलिए दोनों की मुलाकात जल्दी ही दोस्ती में बदल गई। फिर टीना ने अपनी फैमिली को सारिका के बारे में बताया। सारिका थी तो टीना की दोस्त, लेकिन वर्मा फैमिली को वो बहुत पसंद आई, जिसकी परिणति सारिका और मयंक की शादी की बात हुई। शादी की बात आगे बढ़ी और सारिका व मयंक की मंगनी हो गई। अब तो टीना और सारिका का मिलना अक्सर हो ही जाता। फ़ोन पर भी दोनों काफ़ी टाइम चैटर बॉक्स बनी रहती। दोनों ही अपनी पर्सनल बातें शेयर करती, फिर चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फैमिली से। दोनों में से किसी के साथ भी कुछ भी स्पेशल हो तो एक दूसरे को बिना बताए उनके पेट में कोई भी बात पच नहीं सकती थी। व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, किसी न किसी बहाने दोनों एक दूसरे से जुड़ी रहती। दोनों का चैट ऑप्शन हमेशा ऑन रहता और घंटों बातें होती, जैसे वे दोनों होने वाली ननद भाभी ना हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो। मयंक की शादी के बाद वो अपनी जॉब के लिए दिल्ली चला गया और सारिका अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए बैंगलोर। लेकिन सारिका और टीना के लिए तो अब भी सब कुछ पहले की ही तरह था। लेकिन ज़िंदगी में कोई ट्विस्ट ना हो तो ज़िंदगी ज़िंदगी ना होकर फिल्मी कहानी बन जाती है, जहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है। लेकिन सारिका और टीना की लाइफ रियल लाइफ ना होकर रियल लाइफ थी, जिसमें एक छोटी सी बात भी बड़ी बनकर रिश्ते की मिठास को खटास में बदल देती है। ऐसी ही एक छोटी सी बात हुई सारिका और टीना के साथ। एक दिन दोनों फ़ोन पर सारिका की शादी के बारे में बातें कर रही थी। ये बातें बढ़ते बढ़ते शादी में मिले सामान के बारे में होने लगी। इसी बीच टीना के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो सारिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद सारिका ने टीना से कुछ कहा और उनकी बातें बहस में बदल गई। उसके बाद दोनों ने ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन फ़ोन रखने के बाद से ही टीना लगातार रोए जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने शीशा पिघलाकर उसके कानों में उड़ेल दिया हो। एक मामूली सी बात के लिए सारिका ने पूरी फैमिली को दहेज के लिए ब्लेम कर दिया। एक ऐसी बात जिसका अर्थ सारिका ने ही गलत लगाया, जिसके लिए वो अपनी सफाई दे चुकी थी। वह बात जिसका पर्पस सारिका को दुख पहुंचाना नहीं था, फिर भी सारिका ने उसे सब कहा अनकहा कह दिया। ऐसे ही ना जाने कितने विचार टीना के दिमाग में चलते जा रहे थे। टीना को समझ नहीं आ रहा था कि सारिका ऐसा क्यों कह रही थी, वो भी एक नॉर्मल बात पर। टीना जो सारिका के छोटे से दुख से भी दुखी हो जाती थी, आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। सारिका के लिए उसकी फ्रेंडशिप का कोई महत्व नहीं रह गया था। सारिका ने बिल्कुल भी परवाह नहीं कि उसके इतना कहने पर टीना पर क्या बीतेगी। आज टीना एक दहेज लोभी ननद से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जो अपनी भाभी को परेशान कर रही थी। वह टीवी शो की वैम्प बनकर रह गई थी। ये वही सारिका है जो हमेशा कहती थी, हे टी, मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगी कि जब भी कोई तुम्हें प्यार करे तो तुम्हें मेरी याद आए। मैं चाहती हूँ कि मेरी टी हमेशा मुझे एक लविंग और केयरिंग फ्रेंड की तरह याद करे। हमारा रिलेशन स्पेशल हो, सबसे स्पेशल। वही आज कहती है कि मुझे भी कोई ऐसे ही परेशान करे। एक छोटी सी बात के लिए उसने ऐसा कह दिया।
टीना के दिमाग में विचारों की ऊहापोह लगातार जारी थी। वो जितना उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, वो उतने ही उलझते जा रहे थे। टीना को इस बात का दुख नहीं था कि सारिका ने ये सब कहा। उसे दुख था अपने फ्रेंडशिप का, जिसमें ज़रा भी गहराई नहीं थी, जिसमें ज़रा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। क्या इतनी ही थी उनकी फ्रेंडशिप? क्या एक छोटी सी बात भी इतनी बड़ी बन सकती है? वह भी जबकि टीना सफाई दे चुकी थी, सॉरी कह चुकी थी। ऐसे ही विचारों ने टीना को कई दिनों तक घेरे रखा। बात तो आई गई हो गई, लेकिन सारिका के लिए टीना पूरी तरह बदल गई। अब सारिका सारिका ना रही, वह भाभी बन चुकी थी। टीना ने भी अपने आप को टी से दीदी में बदलवा लिया। उस दिन के बाद फ़ोन पर उनकी बातें ज़्यादा लंबी ना होती। यदि सारिका बात करने की कोशिश भी करती तो टीना बहाना बनाकर टाल जाती। अब उनकी बातें भाभी और ननद की बातें बनकर रह गई थी। उनमें से फ्रेंडशिप की खुशबू तो जाने कब की ख़त्म हो चुकी थी। टीना जब भी सारिका से बात करती तो उसे सारिका की उस दिन कही हुई बातें याद आ जाती, जिन्हें वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं भूल पा रही थी। 2 महीने बाद सारिका स्टडी कंप्लीट करके ससुराल आई। सब कुछ पहले जैसा ही था, वहाँ सिवाय टीना के। अब सारिका और टीना में ज़्यादा बातें नहीं होती थी। टीना हमेशा अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखती। जब कुछ काम होता या कोई ज़रूरी बात होती तभी वह सारिका से बात करती। टीना ने अपने आप को एक अच्छी ननद के रूप में ढाल लिया। एक भाभी के लिए ननद की जितनी भी ड्यूटीज़ होती, टीना उन्हें हमेशा पूरा करती। सारिका भी टीना के बदले हुए व्यवहार को समझ गई थी और शायद कारण भी जानती थी, लेकिन उसे सही करने की उसने कभी कोशिश भी नहीं की। लेकिन पता नहीं क्यों आज टीना को बार बार वह दिन याद आ रहा था जब सारिका शादी के बाद पहली बार अपने मायके गई थी। तब ना जाने कितने मैसेज किए थे टीना ने सारिका को, बस एक लाइन, आई मिस यू के। आज भी उसके दिल में सारिका के लिए वही फ्रेंडशिप जिंदा थी जिसे उसके ईगो ने लगभग मार दिया था। लेकिन आज भी उसका ईगो उसे इस फ्रेंडशिप को जिंदा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। विचारों की तंद्रा से इतर टीना को अपने कंधे पर हिलने का एहसास हुआ। ये सारिका थी जो टीना के कंधे को झकझोरते हुए कह रही है, हे टी, खड़ी हो जाओ यार, गले नहीं मिलोगी क्या? टीना सारिका को देखे जा रही थी और सारिका लगातार बोले, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन मेरा ईगो इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। लेकिन आज ऐसा ईगो जाए भाड़ में जो एक फ्रेंड से दूर कर दे। अगर आज सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो शायद ही कभी हो। शायद एक बहुत अच्छी फ्रेंड से मैं हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। पिछले कई महीनों से बड़ी मुश्किल से झेला है आपकी बेरुखी को, अब नहीं झेलना चाहती। अगर कभी कपड़ों पर दाग लग जाए तो हम दाग ही हटाते हैं ना, कपड़े तो नहीं। तो फिर रिश्ते में दरार आने पर दरार मिटाइए ना, रिश्ता क्यों? मैंने उस दिन आपसे जो भी कहा उसके लिए दिल से सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी पहले वाली टी बन जाओ प्लीज़, मेरी अपनी टी। शारिका का गला कहते कहते रुंध गया। टीना भी जैसे इसी इंतज़ार में थी। वो झट से सोफे पर से खड़ी हुई और अपनी दोनों बाहों को फैलाते हुए बोली, कम। उनके गले मिलने से दिल भी मिल गए, जो मानो कह रहे हो कि अब कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं। उनका ईगो उन दोनों की आंखों से बहने वाले आंसुओं के साथ कहीं दूर बह गया है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।